Good morning, everyone, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And topic for today is how accountant can be a game changer in your business. This topic is going to be an eye opener for you today. आज का ये टॉपिक ना आंखें खोल के रखने वाला है पूरी तरीके से। मैं आपके साथ में ना एग्जाम्पल के साथ में शेयर करता हूँ। एक कंपनी है जो पेन बनाती है। एक कंपनी पेन बनाती है। पेन होते हैं ना, जैसे रिनोल्ड का पेन है, स्टिक का पेन है, पेन बनाती है कंपनी। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ऑल ओवर इंडिया या ग्लोब के अंदर पेन बना रही है, बेच रही है, सब कुछ कर रही है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि उस कंपनी को क्या मार्कर भी बनाने शुरू कर देने चाहिए। वो पेन बनाती है, मार्कर भी बनाना शुरू कर दे। देखो, डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। पेन के अंदर रिफिल होता है और मार्कर के अंदर थोड़ा सा अंदर का डिजाइन चेंज होता है, वरना टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्रोडक्शन सारा कुछ सेम ही है। तो अगर उसकी अपनी मार्केट है, इसकी अपनी मार्केट है, तो अगर ये सब कुछ करेगी तो बड़े ही एक्साइटिंग, अमेजिंग विचार आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो कंपनी पेन बना रही है उसको मार्कर भी बनाने शुरू कर देने चाहिए? इस तरह का सवाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एक बार उठा। तो डायरेक्टर ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने फिर बातचीत की मार्केटिंग वालों से, प्रोडक्शन वालों के साथ में। अब ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से पेन बना रही है। क्वेश्चन क्या था कि क्या मार्कर भी बना देने चाहिए? सबसे पहले बात करें तो मार्केटिंग टीम ने कहा, सर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, अब बनाओ मार्कर, हम यस बेच देंगे। प्रोडक्शन की टीम ने कहा कि आप बनाओ मार्कर, यस हम बेच देंगे, बना देंगे, जितना आप कहो उतना बना देंगे, वी आर रेडी, नॉट ए प्रॉब्लम, आप बताओ। अब जो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस है, उन्होंने भी गहन अध्ययन किया बोर्ड मीटिंग के बाद। तो उनको भी लगा कि पेन बना देने चाहिए, मार्कर बना देने चाहिए। अकाउंटेंट, अब सवाल पूछा जाता है अकाउंटेंट से। यहां पर आता है असली का असली गेम चेंजर। देखो, बाकी सभी लोगों ने कहां से बोला कि बना देना चाहिए, मार्केटिंग वाले ने कहा कोई बात नहीं जी, बेच देंगे, बना दो मार्कर। और प्रोडक्शन टीम ने कहा कि हाँ हाँ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डाइया सेम है, डिजाइन सेम है, हमें क्या, बना देंगे। और एमडी ऑफिस ने भी कहा बनाने चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि मार्कर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ही या तो हम सुपर प्रॉफिट जहां तक पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच रहे, जिस वैल्यूएशन की गेम तक पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच रहे, दैट इज द गेम चेंजर पॉइंट, हु इज द अकाउंटेंट। क्योंकि अकाउंटेंट सबसे पहले क्या देख रहा है कि भाई आपका मार्केट साइज है कितना, मार्केट साइज कितना है किसका, मार्कर का। तो मार्केट साइज क्यों देख रहे हैं? जब प्रोजेक्शंस बनाएंगे वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वहां कैलकुलेटेशन निकल कर आएगी, कैलकुलेशन कि रेवेन्यू कितना है, कितना रेवेन्यू होगा। अब उसके कोरस्पोंडिंगली क्या कॉस्ट चाहिए होगी, कॉस्ट कितनी होगी इसकी कॉस्ट की, अब प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो प्रॉफिट से बात बन जाएगी क्या खाली, इसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो, इतने आपने मार्कर की बात तो कर दी और मार्केट साइज भी है, लेकिन इसका एग्जिस्टिंग जो हम प्रॉफिटेबिलिटी आज तक कमाते आ रहे हैं, कहीं ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से बोटलनेक तो नहीं बन जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म फंड ये बनाने के लिए कहां से आएंगे? भाई पैसे चाहिए होंगे, तो कितने चाहिए होंगे और कहां से आएंगे, ये भी तो देखना है अकाउंटेंट साहब को। और वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी ये वाला मार्कर बनाने के लिए, और आएगी कहां से। अच्छा, तो कैश फ्लो के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, इम्पैक्ट कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन पे इस एस्पेक्ट का क्या आने वाला है। कहीं हम अपनी रेटिंग तो नहीं खराब करने वाले कि लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होगा पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने के लिए, और हम ऑलरेडी मान लीजिए पर्टिकुलर लोन सेगमेंट के ऊपर है और ले लें, तो उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर और वैल्यूएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, या इसकी ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे ईपीएस कितनी हो जाएगी, जिससे इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो जब हम निकालेंगे और जब इसके हम वैल्यूएशंस की रेशियो निकालेंगे, तो क्या इसका इफेक्ट होने वाला है। कौन बताने वाला है? ये अकाउंटेंट बताने वाला है, फैक्ट एंड फिगर के बेसिस के ऊपर, जो कि रियल मायने में डिसीजन का बेसिस होने वाला है।
अकाउंटेंट ने कहा यस, अकाउंटेंट ने कहा यस। इन सब बातों को देखने के बाद मेकिंग मार्कर इज ए साउंड डिसीजन। आप हल्का सा कुछ रिलेट कर पा रहे हो आज के टॉपिक से, आज के टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो? दैट मीन टू से कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मैनेजमेंट में, आपके माइंड में, टॉप मैनेजमेंट के पास, बिजनेस ओनर के पास जो वेरियस टाइम टू टाइम डिसीजंस आती रहती हैं कि भैया आज हम पेन बना रहे हैं, मार्कर बनाए क्या ना बनाए, कि ये इन हाउस बनाए कि आउटसाइड इसको बाय करें, मतलब मेक करें कि ट्रेड करें कि मैन्युफैक्चर करें, कैसे करें, क्या करें, इसका अल्टीमेटली जो आपको आंसर आता है ना, आता तो अकाउंटेंट के पास से ही है, क्योंकि वहां पर सच है, वहां पर नंबर है, वहां पर फिगर्स है, वहां पर डाटा अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग वो एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस की। दैट मीन टू से कि अकाउंटेंट चाहिए क्यों, जरा स्टेप बाय स्टेप देकर चलते हैं। अकाउंटेंट ना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि पहला पॉइंट तो क्या आ जाता है कि आप जब कंपनी रन कर रहे हैं इन हाउस, कंपनी के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, डायनामिक, अमेजिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से कंप्लायंसेस जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जा रही हैं। जैसे कि जीएसटी, अब जीएसटी का टाइमली टैक्स जमा करवाना हर महीने, और जीएसटी की सेल की रिटर्न फाइल करना, हम ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज के लिए, हर चीज के लिए किसी आउटसाइड एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगर आपका अकाउंटेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना, तो भाई जीएसटी का क्या मतलब होता है, जितनी सेल की है उस पर आउटपुट टैक्स आएगा, और जितना हम परचेज कर चुके हैं उस पर इनपुट आएगा। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू टैक्स, वो डिपॉजिट कराना है। जितनी सेल की है वो आपकी R1 की रिटर्न है, वो आपने फाइल करनी है। आपको जो कंसल्टेंसी चाहिए होती है ना, वो ये चाहिए होती है कि टैक्स की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर को कोई एक्सपर्ट एक बार देख ले, लेकिन जो रेगुलर रूटीन एस्पेक्ट है वो कौन करेगा, वो तो अकाउंटेंट ही करेगा। कंप्लायंसेस, और जो कंपनी कंप्लायंट नहीं है वहां पर काम करने में बहुत दिक्कत है। तो कौन कौन सी कंप्लायंसेस देखनी है इन हाउस, टीडीएस की कंप्लायंसेस देखनी होती है, एडवांस टैक्स हर क्वार्टरली जमा हो जाना है, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करवाना है साल में, चाहे वो कंपनी को चाहे इंडिविजुअल की हो। टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आते हैं तो उनकी सारी क्वेरीज को कौन हैंडल कर रहा है, वो अकाउंटेंट ही तो हैंडल कर रहे हैं। ईएसआई है, पीएफ है, एमसीए की एनुअल कंप्लायंसेस है, कोई आपको एनुअल रिपोर्टिंग करनी है वेरियस अथॉरिटीज को, इन सभी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करने के लिए हमें कंपनी में इन हाउस एक प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए। ना केवल अकाउंटेंट चाहिए बल्कि फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंड सेट वाला अकाउंटेंट चाहिए। बात करूंगा मैं उसकी, अभी बात करने वाला हूं मैं उसकी। ओके, इस तरह से कंप्लायंसेस वाला पार्ट कर लिया। चलो कंप्लायंसेस हो गई, बैंकिंग भी तो होती है बिजनेस के अंदर, अकाउंटेंट, बैंकिंग। क्या आप एक ऐसी कंपनी को सोच सकते हो जो कि कंप्लायंसेस ही नहीं कर पा रही ढंग से, अकाउंटेंट नहीं है लेकिन वहां पर सिस्टम नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, अकाउंटेंट की कमिटमेंट है नहीं है, आपकी कमिटमेंट है नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहे, कंप्लायंसेस का बेड़ा ही गर्क हो जाता है कई बार। कर दी कंप्लायंसेस तो बैंकिंग कौन करेगा, बैंकिंग में पेमेंट्स भी जानी है, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर, चाहे वो आप चेक्स बना रहे हैं, चाहे पैटी कैश को मैनेज कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का डिवीजन है। ये रॉक बॉटम सॉलिड पे स्टैंड कर रहा है। तो रिसीप्ट की ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही देख रहा है ना, सच में पैसे आके बैंक में जमा हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम। तो यानी कि कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट है वो की प्राइम फंडामेंटल बेसिक एंड आधार शिला है कंपनी की, कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो कि बैंकिंग के अंडर में आ रही है। चार बैंक अकाउंट क्या उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर जिससे कि हमेशा कैश रिजर्व भी क्रिएट होता रहे। ओके, अच्छा, MIS फ्रॉम अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट बताओ किसने बनानी है, अकाउंटेंट साहब ने बनानी है। अच्छा, ये बताओ कि जो फाइनेंस रिव्यू मीटिंग आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो वो क्यों आएगी, कहां से आएगी, कब आएगी, वो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही आ रही है। फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है वो करने के बाद आपके सामने जो फाइनेंस रिव्यू मीटिंग प्रेजेंट की जा रही है, जहां से पता लग रहा है कि हमारी ROI प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ जा रही है,
फाइनेंस रिव्यू मीटिंग कर ली। अब आपके अकाउंटेंट साहब जो हैं आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हर महीने एक फिक्स्ड डे पे, एक फिक्स टाइम के ऊपर। जैसे हर फर्स्ट मंडे को 10 बजे अकाउंटेंट साहब खड़े हैं जिनको हम फाइनेंशियल कंट्रोलर कहते हैं, बिजनेस ओनर के साथ में मीटिंग हो रही है, साथ में आप चाहे तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी आपकी मीटिंग में जो कि नोट्स बना रहे हैं, बोर्ड के मेंबर प्रेजेंट हैं उस मीटिंग के अंदर, और स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल समरी प्रेजेंट हो रही है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग नोट्स बना बना के साथ के साथ दे रहे हो बिजनेस ओनर, और मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग हो रही है। पूरी की पूरी फाइनेंस रिव्यू मीटिंग को लीड करना किसने है? हमारे अकाउंटेंट साहब ने लीड करना है, तो वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पिलर है ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, तो वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी एक्शंस लेने हैं आज आपकी कंपनी, चाहे वो 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, 100 करोड़ पे है, 1000 करोड़ पे, 10,000 करोड़ पे है, आप लिस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, आप ऑलरेडी लिस्टेड हो और आपने अपनी वैल्यूएशन को मेंटेन मैनेज करके चलना है, क्या सोच सकते हो बगैर अकाउंटेंट के? नहीं सोच सकते। राइट अकाउंटेंट जो है ना, वो ही हमें एक राइट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट अकाउंटेंट राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो तभी मेंटेन हो रहा है ना जब कंपनी के अंदर हमने राइट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दिया। आर यू एबल टू रिलेट विद माय पॉइंट? फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन, कौन? अकाउंटेंट, जो कि टेकन केयर कर रहा है कि चाहे वो मार्केटिंग की तरफ से सेल्स की डिमांड आ रही है, चाहे प्रोडक्शन की तरफ से रिक्वायरमेंट है, कितना फंड चाहिए होगा, इन्वेंट्री जो पुरानी पड़ी हुई है वो तो अभी निकल नहीं रही, नई परचेसिंग हुई जा रही है, फंड की रिक्वायरमेंट है, पेमेंट करनी है। इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कौन कब कैसे मेंटेन कर रहा है? इंस्टॉल करना है आपने अपनी कंपनी के अंदर एक प्रॉपर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लेड बाय एन अकाउंटेंट, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? फाइनेंशियल कंट्रोलर। आप उनको सीएफओ भी बोलते हैं, उनको फाइनेंस हेड भी बोलते हैं। तो एक बार ना जरा चार कियारे आज अच्छे से देख ही लेते हैं कि हमारे अकाउंटेंट साहब के वो चार कियारे कौन से हैं। देखो जी, वो चार कियारे जो मैं हमेशा हर बार बताता हूं, आज अच्छे से देख लो। सबसे पहला कियारे जो है वो है एमआईएस को रिव्यू करना। भाई, जो भी वीकली बेसिस के ऊपर आपकी एमआईएस बन रही है, मैनेजमेंट के पास आने से पहले सबसे पहले किसने देखनी है? फाइनेंशियल कंट्रोलर ने देखनी है। अगर उसमें कोई गैप्स हैं कि ओवर ड्यू पेबल हो गए हैं, ओवर ड्यू रिसीवेबल हो गए हैं, इन्वेंट्री जो है वो सरप्राइजिंग तरीके से बिहेव कर रही है, हमारा जो फाइनेंशियल क्लोजर है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, नंबर्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसके ऊपर चल रहा है, इसको एनालाइज करने के बाद एक्शनेबल निकालने हैं हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर ने। और इंश्योर करना है कि अकाउंट रिसीवेबल यानी कि सेल, अकाउंट पेबल यानी कि परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी, कंप्लायंस तो आपको बता ही चुका हूं, डॉक्यूमेंटेशन 100% फॉलो की जा रही है। और कोई भी गैप आता है ना उसके अंदर, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर एज ए टेक्निकल स्पेशलिस्ट उस गैप को पूरा कर देता है। पर ये देखो, ये एक्टिविटी ना 20% दायरे में आती है, यानी कि ये तो करना ही करना है। 20% of the time of the financial controller is getting involved in this MIS review, actionable और इंश्योर करने के लिए। और बाकी 80% टाइम, बाकी 80% टाइम आप देखो कहाँ जा रहा है। बाकी 80% टाइम जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ में शेयर किया, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के अंदर जा रहा है। पॉइंट क्या है कि क्या हमने इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए इस नजरिए से देख रहे हैं अपने अकाउंटेंट को, या जो अकाउंटेंट है वो समझ पा रहे हैं कि आपका ये वाला रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वही रूटीन के परचेज की बिलों की एंट्री हो रही है और पेमेंट करने के बाद हम कहते हैं अभी बिल नहीं आया, पेमेंट कर दी, बिल नहीं आया, बैंकों से स्टेटमेंट निकलवानी है, अभी एक्सपेंसेस के बिल अरेंज कर रहे हैं, और पैटी कैश को मेंटेन कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर डिटेल्स को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़े ही नहीं, उससे आगे बढ़े ही नहीं। सोचो, 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 सोचो जरा, कहां पर रुके हुए हैं? एक बार सोचो जरा, एक बार सोचो।
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें बता ही दो फिर, जगमोहन आप ही बता दो क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या है एजुकेशन एक्सपीरियंस और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, क्या है इंटरव्यू के क्वेश्चन, कि अगर हम उस तरीके से उस लेवल पे अपनी कंपनी को अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को रखना चाहते हैं। अभी बताता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरी डिटेल ओपन अप हो जाएगी, और ये मैंने जेएसए ऑनलाइन के अंदर भी डाल दिया है। क्या डाल दिया है मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। उससे पहले जरा आपसे एक बात कर लूं, चलो जो लाइव है उनसे पहले बात करता हूं। मुझे ये बताओ, क्या आपने अपनी कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर अपॉइंट कर लिया है, या जो आपका सीनियर अकाउंटेंट है उसके साथ बैठ के आपने वार्तालाप कर ली है और बता दिया है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर और कंपनी के ग्रोथ पार्टनर हैं, और आप हमें प्रेजेंट किया करो नंबर्स के हिसाब से। क्या आपने अपने अकाउंटेंट को नंबर्स प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया है? अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब यस है तो टाइप करो यस, अगर नो है तो नो लिखो, या लिखो इन प्रोसेस। इन प्रोसेस। देखते हैं लाइव वालों की क्या पोजीशन है। लाइव वालों की पोजीशन में कुछ नो में है, कुछ यस में है, कुछ इन प्रोसेस के अंदर है। यस 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 यस। अच्छे से ना, अच्छे से। बिजनेस अकेले नहीं कर सकते, बिजनेस अकेले नहीं कर सकते। बिजनेस को कंपनी की तरह रन करना होगा। बिजनेस को कंपनी की तरह रन करना है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर एज ए बिजनेस ओनर आपका एक रोल है, और आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेंट है उसकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सन है। देखो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट कौन है? अकाउंटेंट प्रेजेंट है। अकाउंटेंट साहब जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे फाइनेंशियल, वो प्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे फाइनेंशियल। लेकिन क्या हो रहा है, जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, कई बार वो भी कह रहे हैं सर वो फाइनेंशियल समरी बनती नहीं है, सर वो फाइनेंशियल समरी बनी नहीं है, सर अभी वो इंफॉर्मेशन आनी है ना, अभी जानी है ना, अभी करना है ना, जब ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी तब करेंगे। 360 डिग्री रोल को चेंज कराओ, 360 डिग्री रोल को चेंज कराओ, अपने अकाउंटेंट के साथ में एक कप चाय पियो और बैठ के डिस्कशन करो। डिस्कशन करके बोलो कि भाई साहब अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हमें बताओ कि मुझसे क्या चाहिए। आपको कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट चाहिए तो ठीक है, जेएसए ऑनलाइन के अंदर जगमोहन है ना, तो जगमोहन से पूछो क्वेश्चन, पूछो जगमोहन से क्वेश्चन। वो कौन सा मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीके हैं, क्या वर्किंग है, आप जेएसए ऑनलाइन पे क्वेश्चन पूछो, वहां पे वीडियो देखो। अब जेएसए ऑनलाइन पे जाकर कुछ भी पूछ सकते हो ना, सीख सकते हो। फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वन टू वन करो। जरूरी हर बार मैंने ही वन टू वन करनी है? बिजनेस ओनर ने, अकाउंटेंट भी वन टू वन करे जीएससी ऑनलाइन वालों के साथ में। पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पर यह है कि देखो असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होनी है कि जब आप अलाइंड हैं, आप यानी कि बिजनेस ओनर यानी कि मैनेजमेंट, और आपकी अकाउंट्स टीम अलाइंड है, आपके अकाउंटेंट अलाइंड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज योर अकाउंटेंट। वो कैसे? जब आपको उसका मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताने वाला हूं ना, आपको मजा आने वाला है। एक बार आप देखो, आप इसके 100% लेवल पे पहुंचो, कि 50% पे पहुंचो, कि 10% पे पहुंचो। अब ये आपकी प्रोग्रेस की जर्नी है, क्योंकि मैं आप सबको कहां पर लेकर जा रहा हूं? आप सबको मैं लेकर जा रहा हूं कि आप अपने बिजनेस के ना ट्रू पोटेंशियल को पहचानो, ट्रू वैल्यूएशन को पहचानो, आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस को पहचानो। ये क्या सारा दिन हम कैश मैनेज करने के अंदर पेमेंट ले ले पेमेंट दे दे, पेमेंट ले ले पेमेंट दे दे, पेमेंट ले ले पेमेंट दे दे, इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं। उसकी कोर एक्टिविटी के अंदर उसकी आरओआई, जीपी, एनपी, उसकी उसकी
उसकी जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। पता क्यों? उसका एकमात्र रीजन था क्योंकि हमने फाइनेंशियल कंट्रोलर को पूरी तरह से अलाइन करके इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होने चाहिए। मैं क्या बोलूंगा कि आपकी कंपनी में अगर बिल्कुल भी कोई अकाउंटेंट नहीं है तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखो। अगर पार्ट टाइम अकाउंटेंट आपके यहाँ पर है तो उसको जल्दी से जल्दी फुल टाइम में कन्वर्ट करो, बड़ी जल्दी से जल्दी फुल टाइम में कन्वर्ट करो। अगर वो फुल टाइम के अंदर है तो उसको पूरा ट्रेन, डेवलप और एजुकेट करो। उसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर का माइंड सेट लेकर आओ। उसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर का माइंड सेट आ गया, एक से ज्यादा अकाउंटेंट है तो आप ये मान के चलो 1+1, एक सीनियर है एक एग्जीक्यूटिव है, तो 1+1 कॉम्बिनेशन के अंदर जो 1 सीनियर हो गया है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर। आपकी कंपनी और बड़ी हो चुकी है तो आप उसको पूरी तरह से फाइनेंशियल कंट्रोलर की जॉब के अंदर रखें, बाकी सारे डूइंग करेंगे। आपकी कंपनी और बड़ी हो रही है तो प्रॉपर सीएफओ वाली फॉर्म के अंदर आप 1 पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को बहुत पावरफुल तरीके से, ना केवल बैंकर को बल्कि इन्वेस्टर को, बल्कि वेंडर को, बल्कि वेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, बैंकर को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। वो आपका राइट हैंड है। और अब आप पूरी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर है। आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, सीएफओ की पोजीशन है, वो हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको वीकली 15 मिनट की एमआईएस और 1 महीने के अंदर एक बार फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के प्रोसेस से लेकर जा रहा है। तो यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सीधा ही पहले दिन से ही जो है अपना वो कर देना। आप जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, पार्ट टाइम से लेके आप सीएफओ तक की पोजीशन, लेकिन आप आज ना समझ लो उसके बगैर गुजारा है ही नहीं, गति है ही नहीं, गति है ही नहीं उसके बगैर। उसके बगैर नहीं हो सकता। कैसे? देख लो, थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में समझते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। तो यहां से चलते हैं। देखो, फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑल्सो नोन एज सीएफओ या फाइनेंस हेड। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर का बेसिकली ओवरव्यू कर लेते हैं। अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर बोलता हूं, इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्शन ऑफ ए कंपनी। सारे के सारे फाइनेंशियल एक्शन देख रहे हैं। द सीएफओ ड्यूटी इंक्लूड ट्रैकिंग कैश फ्लो। देखो कितनी बड़ी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत कहां से होती है? सीएफओ की ड्यूटी इंक्लूड करती है कैश फ्लो को मैनेज करना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना। हो क्या रहा है? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि खाली परचेज के बिल लेके उसकी एंट्री कर देना? यहाँ पे कहाँ लिखा? नहीं लिखा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कैश फ्लो को मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, एज वेल एज एनालाइज करना कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। वर्ड क्या लिखा है देखो, एनालाइज करना। फाइनेंशियल समरी बना दी, कैश फ्लो बना दिया, उसको एनालाइज करके एमआईएस बना दी, उसमें से वो पॉइंट निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करना। ट्रेनिंग नहीं है तो जेएसए के साथ में जोड़ो ना, जेएसए के साथ जोड़ो। मैं तो एडवांस कोर्स भी कराता हूं, FC21 एडवांस कैश फ्लो मास्टरी इंप्लीमेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने फाइनेंशियल कंट्रोलर की डेजिग्नेशन को इंस्टॉल कर दिया, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हर मूवमेंट के ऊपर ना आपकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। हर मूवमेंट के ऊपर, चाहे आप टाटा रिलायंस के लिए बन गए हो, आपकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर वीकनेस वाले एरिया को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है। ओके। एंड प्रपोजिंग करेक्टिव एक्शन, ये ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी। इस बात को ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी के लिए आपकी कंपनी में अगर आपके वर्किंग आवर 9:30 से 6:30 हैं तो 1 पर्सन तो ऐसा है जो सुबह 9:30 से लेके 6:30 तक एवरी डे डाटा के साथ में प्ले कर रहा है, डाटा के साथ में एनालिसिस कर रहा है, वर्किंग देख रहा है, चेकिंग देख रहा है, कंप्लायंस देख रहा है, सब चीजों को देख रहा है और वो पूरी की पूरी कंपनी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने को तैयार है। तो आप कह रहे हो थोड़ा और बताओ, ले लो। देखो ये मैंने आपसे रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर बता दिया, आपको 20% की वेटेज दे दी मैंने, इन तीनों कामों को 80% की वेटेज दे दी फाइनेंशियल प्लानिंग कंट्रोल के लिए। अब ना 4 तरह के सीएफओ आपको प्राप्त होते हैं जब सीनियर हो जाते हैं ना। मार्केट इंडस्ट्री का बताता हूँ,
एक फाइनेंशियल कंट्रोलर तो वर्क कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल गुरु, यानी कि मतलब वो फाइनेंशियल गुरु है। फाइनेंशियल गुरु गुरु वर्ड का यूज किया क्योंकि वो एक ऐसा सीएफओ है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो ना सारे काम कर लेता है, सारे ही काम कर लेते हैं, चाहे जी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, एनालिसिस करना है, ऑडिट करना है, कंप्लायंस करनी है, ट्रेजरी करनी है, 90% इसी तरह के फाइनेंस हेड होते हैं। अच्छी बात है, ये एक अलग टिपिकल तरह का प्रोफाइल है। 90% सीएफओ ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं। क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ऑडिटिंग करवा लो, कंप्लायंसेस को करवा लो, ट्रेजरी डे टू डे ट्रांजेक्शन को मैनेज कराना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तो इंटरनली हायर होते हैं, कंपनी के अंदर ही है फाइनेंशियल कंट्रोलर, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उनके पास सीए हो सकते हैं, सीए नहीं भी हो सकते, सीपी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लाइक वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कंपनी की आधारशिला बन चुके हैं। ये पहले टाइप के सीएफओ हैं। फिर दूसरे तीसरे चौथे कौन से होते हैं? देखो, सेकंड तरह के होते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है कि उन्होंने ना मार्केटिंग के अंदर भी अपना हाथ आजमा रखा है। उन्होंने मार्केटिंग के अंदर भी अपना हाथ आजमा चुका है और जनरल मैनेजमेंट के अंदर भी हाथ आजमा चुका है। ये वाले ना एक बड़ी डिफरेंट टाइप के सीएफओज होते हैं। कहते कोई दिक्कत नहीं है जी, मार्केटिंग और जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना पर्सनल इन्फ्लुएंस की, खासकर जब आप आईपीओ वगैरह के लिए जा रहे होते हो ना, तो आपके आज तक वगैरह में या मीडिया के अंदर आपके साथ जो बैठे होते हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाले सीएफओ होते हैं, जो जिनकी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस होता है, जिनको ऑपरेशन की भी समझ है, उन्होंने वेरियस कंपनियों में काम किया है, जिनको मार्केटिंग की भी समझ है, जिनको जनरल मैनेजमेंट की भी समझ है। ये भी एक प्रोफाइल होता है। एक सीएफओ का प्रोफाइल होता है जो जो एक तरह के होते हैं जो कि अचीवमेंट लीडर होते हैं। अचीवमेंट लीडर का मतलब क्या हो गया? वो ना खास तरह के रिजल्ट पैदा करने के लिए आप लेकर आते हो कि कंपनी में ये पर्टिकुलर रिजल्ट क्रिएट करना है, ये ऐसे कंपनी चल रही है, अब आ जाओ और यहां से ये करके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर दो। उसको हम बोलते हैं अचीवमेंट लीडर। अचीवमेंट लीडर। अच्छा, अब चौथे तरह का प्रोफाइल होता है चेंज एजेंट। चेंज एजेंट की क्या जरूरत पड़ती है? वो ना वो स्ट्रेटेजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेटेजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के दौरान चेंज मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। थोड़ा एचआर ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से ना उनकी इंटरेक्शन किस तरह से हम चीजों को मैनेज करें। और मान लीजिए कंपनी ने मर्जर एक्विजिशन करना है, जैसे एक बैंक ने एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया या मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, उस समय के ऊपर काफी उथल पुथल होती है फाइनेंस के अंदर। वो गैप के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, वो इसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, वो वेरियस एस्पेक्ट और ह्यूमन फैक्टर को डील करना है। वो चेंज एजेंट है। हमें देखना है कि हम किस एस्पेक्ट के ऊपर है। अभी हम बहुत बड़े मर्जर एक्विजिशन के अंदर जा रहे हैं, तो आपको चेंज एजेंट की प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी वेटेज देनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, तो इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए एक पर्सनालिटी ट्रेट लेके आता हूँ, उसको ले आओ। अगर आपको वो चाहिए कि पब्लिक अपीयरेंस के लिए चाहिए, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड चाहिए। अदरवाइज एज ए फाइनेंशियल गुरु जिसको कि इन सब चीजों के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे ऑडिटिंग है, चाहे कंप्लायंस है, चाहे ट्रेजरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा नीचे चल के जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप आराम से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत कुछ ओपन अप होगा आपके लिए। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई बेसिकली एक फाइनेंशियल वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन कि प्रोजेक्शंस को बनाना, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके चार्ट को अप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अंदर पार्टिसिपेट करना, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के अंदर पार्टिसिपेट करना, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रखे हैं वो प्रॉपर यील्ड ले रही है कि नहीं कर रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनालिसिस करनी है आपने, आपने रेगुलेशन के हिसाब से हमारी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना है, क्वालिटी को मैनेज करना है, रिलेटिंग टू द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, फोरकास्टिंग से लेके बजटिंग डेवलपमेंट से लेके। आप पढ़ लेना इस डॉक्यूमेंट को। तो मैंने ओवरऑल बताया कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे
और उसका एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। जब फाइनेंशियल कंट्रोलर डिपेंड करता है किस लेवल के ऊपर आप उसको हायर करने वाले हो, किस प्रोफाइल का हायर करने वाले हो। तो वो सीए हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, या उनकी ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। कुछ चक्कर नहीं है कि वो सिर्फ सीए होने चाहिए, वो सिर्फ एमबीए होने चाहिए, वो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो सीए हैं, एमबीए हैं या बैचलर हैं, तो किस पे फाइनेंस, अकाउंटिंग और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो अच्छी बात है, कम से कम कितना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। और वो एज ए मैनेजरियल यानी कि मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर काम करने का दम रखता हो। क्योंकि बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होना है ना, एक दो मीटिंग मेरे साथ कर लेना, मैं बताऊंगा आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर बन के साथ में खड़ा कर लूंगा, 2-4 मीटिंगें जूम पे कर लेंगे एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर। अच्छा, आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है ना, एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है जो बहुत ही टैलेंटेड है, तो उसको भी आप इंकरेज करो कि भैया आपको ना अगर जिंदगी में आगे तरक्की करनी है तो थोड़ा फाइनेंशियल कंट्रोलर की तरह सोचो, ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ये बनना है आपने। ट्रेनिंग डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे से कनेक्ट कर दो, मैं उसको जेएससी ऑनलाइन के थ्रू समझा दूंगा, बता दूंगा, कर दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली रिप्रेजेंट तो वो करेगा। मुझे पर्सनली ट्रेन करना है तो मैं आपकी मीटिंग में आ जाऊंगा, नॉट ए प्रॉब्लम। आपके पास ऑलरेडी अमेजिंग अमेजिंग सीएफओ हैं, तो हम उनसे सीख लेंगे, तो क्या दिक्कत है। बेसिकली रिप्रेजेंट करना है ना उन्होंने कंपनी को। चलो, आप हायर कर रहे हो, अगर आप हायर कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आप किसी को सीएफओ या फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन के लेके आते हो, तो पहले आप उनसे ये पूछो कि उनको मालूम है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी कंपनी में क्यों लेकर आ रहे हैं। उनके मुंह से सुनना है। क्रिएटर नेवर डिस्ट्रॉय। पहले ये पता लगे कि वो अगर कहते हैं ना कि हाँ जी आई अंडरस्टैंड कि मैं आपकी कंपनी में इसलिए आ रहा हूँ या इसलिए हूँ, तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं। तो उनकी जॉब के बारे में जो 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 वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर आ गया, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे क्या करना होगा। इससे पता लग जाता है कि वो रियली पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा फाइनेंशियल कंट्रोलर। अच्छा, तो तो आपकी कंपनी में उनको सबसे चैलेंजिंग या अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट क्या लगता है, इससे आपको पता लग जाएगा कि हायर करना है कि नहीं करना। क्योंकि मान लीजिए उनका ध्यान किसी और कैटेगरी का है, वो 4 में से मान लो 4th कैटेगरी को ज्यादा इंटरेस्टिंगली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सीएफओ करके उनको हायर कर लिया, तो बात नहीं बनेगी ना। तो वो किस लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो वो इमीडिएटली क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपनी के अंदर, या आप उनसे क्वेश्चन पूछो तो आपको बताएंगे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो उनकी कंपनसेशन की हिस्ट्री किस तरह से है, ये देखो, उनकी सैलरी वगैरह के बारे में बात करो। अच्छा, तो अब उनका जो ट्रैवल का हिसाब किताब है, दे दिए मैंने सारे क्वेश्चन, अब इसको आराम से पढ़ना। इसको या बता दूं, बता देता हूँ। चलो, मैं ना यहां से लेके चलता हूं। जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना, आप जरा ये चेक करो कि वो फुल टाइम पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना वर्चुअल सीएफओ का बड़ा एस्पेक्ट आ गया है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। बहुत सारे लॉकडाउन के दौरान जब अकाउंटेंट फ्री हो गए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन एक काम शुरू किया, वर्चुअल सीएफओ का। अब वर्चुअल सीएफओ में क्या किया कि उन्होंने अलग अलग कंपनीज का टेकअप कर लिया, 5 6 7 कंपनियों को टेकअप कर लिया। खासकर ये साइबर सिटी गुड़गांव वाले जो फ्री हुए थे, उन्होंने ये वाला काम करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो कंपनियों को मजा आया, लेकिन बाद में मजा नहीं आया। पता क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि क्या होता है कि डिवाइडेड अटेंशन हो गई ना। सेम पर्सन अलग अलग कंपनी का एज ए वर्चुअल सीएफओ काम कर रहा है, तो डिवाइडेड अटेंशन हो गई। और उन्होंने फिर वर्चुअल सीएफओ ने भी अपने अंडर जब टीम मेंबर को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, तो शुरू में जो क्वालिटी दी थी वो क्वालिटी दे नहीं पाए। तो वर्चुअल सीएफओ के चक्कर में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल सीएफओ के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने इन हाउस अकाउंटेंट को फाइनेंशियल कंट्रोलर की तरह डेवलप करो। मेरा बात ध्यान से सुन लो। अनडिवाइडेड अटेंशन यानी कि फोकस। एक पर्सन सुबह उठता है, शाम तक आपकी कंपनी के बारे में सोचता है, रात को सोचते हैं, सुबह उठ के आते हैं, आप ही की कंपनी के बारे में सोचता है। वन कंपनी, वन अकाउंटेंट, वन फाइनेंशियल कंट्रोलर, पूरी तरह से फोकस जो सोचता है, तो वहां से आइडिया आते हैं। कई बार आपको नहीं आते, आप सुबह नहा रहे होते हैं, पानी का डब्बा डालते हैं सर पे टन तो आपको एक नया आइडिया आता है। यानी कि एक पर्सन जो एक कंपनी के बारे में दिन रात सोच रहा है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है कंपनी के अंदर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वन लाइन के अंदर, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड,
कि वो इन हाउस होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉयड होना चाहिए, वो चाहे सीनियर अकाउंटेंट हो, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाएंगे, या वो ऑलरेडी ये सारे के सारे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस करते हो। तो ठीक है, तो उनका करंट रीजन क्या है नई अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हो ना आप, तो उनकी पिछले कुछ समय में मूवमेंट क्या रही है। अच्छा, तो हर पोजीशन के ऊपर जब उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने किस पॉइंट को लेके छोड़ा पिछली ऑर्गेनाइजेशन को। अब पिछली ऑर्गेनाइजेशंस को आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर नेक्स्ट है क्या। अच्छा, तो उसका टेन्योर कितना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली। अच्छा, तो वो अपने लाइफ में नाइजली प्रोग्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के ऊपर, या एक जगह पर स्टक है। देखने वाली बात है ये आपकी कम्युनिकेशन में देख लो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उनकी एनर्जी का यानी कि एंथुसियाज्म लेवल कितना है। अगर फाइनेंस एज ए नंबर उनको प्यार नहीं, उन्होंने साइंटिस्ट बनना था, गलती से साइंस मिली नहीं, कॉमर्स मिल गई, ले ली कॉमर्स, चल ठीक है, थोड़े समझदार थे, धक्के से जो है आ गए, 58 70 80 साल की एज है, वो कहते हैं वो ठीक है, अब बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए हैं, मुझे किसी कंपनी के अंदर बिठा दो, बस मैं ओवरऑल सुपरवाइज करता रहूंगा सब चीजों को। नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात। जबरदस्त लेवल की हाई एनर्जी चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, जो कि पकड़ के उठा के ऊपर तक ले जाएगा सारी की सारी एस्पेक्ट्स को। ओके, डू दे स्पीक लाउड क्लियरली एंड टिमिड एंड रिजर्व, मतलब अंदर ही कहते कुछ होते हैं जो अंदर ही बुड़बुड़ करते हैं, ठीक है होना चाहिए जी, होना चाहिए, ठीक है, बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते जी, आंखें नीचे होती है और धीरे धीरे आवाज आती है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी हमें, इंटरव्यू के दौरान पता लग जाएगा। तो अब वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है पता लग गया। अच्छा, अब क्वेश्चन वो पुल करते हैं क्वेश्चन को, अपने आइडियाज को एक्सप्लेन पूरा कर पाते हैं, या आपको क्वेश्चन पूछ पूछ के उनको करना पड़ता है। ये बाद में बड़ा काम आने वाला है जब वो बैंकर से, क्रेडिटर से, बाकी लोगों से डील करेंगे। अच्छा, बाकी उनकी फ्लुएंसी तो आप देख ही लोगे कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरह से मैंने ना सारे के सारे ट्रेट दे दिए हैं। तो क्या इज इट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड डू दे मेक सेंस व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू विदाउट यू हैविंग टू पुट एफर्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब वो समझ पा रहे हैं ना आपकी बात को इंटरव्यू के दौरान। वो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा, उसके अंदर पता लग जाएगा। बाद में ये होगा कि जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट है क्या। मतलब कई होते हैं नेगेटिव भी बोली जाते हैं कि ये गलत हो गया, पॉलिटिक्स में गलत, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ इम्प्लॉय गलत करते हैं जी, जूनियर गलत करते हैं जी, हमें उसको टाइट करना पड़ता है जी, कान में रोकना पड़ता है जी। वो जो कुछ कह रहे हैं वो सही है गलत है पॉलिटिकली। अब वो हार्शली बोल रहे हैं, पोलाइट बोल रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नेगेटिव बोल रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और वो एक एक गुड रेपो बन रही है, उसके बारे में आप देखो। अच्छा, और पर्सनालिटी से रिलेटेड 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन कौन से हैं? Are they irritated or do they sense any frustration when you ask them to explain the things in detail? तो कहीं वो इरिटेट तो नहीं हो जाते? आपको पता लग जाएगा इंटरव्यू की तरह। अच्छा, वो पॉजिटिव रहते हैं और इम्बेस क्वेश्चन को करते हैं, और वो डिस्टेंट हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं जब भी आप उनसे ये सवाल पूछते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट का। सिचुएशनल क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक होते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए कि नहीं होता है वो। अच्छा, डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू मेड अ बैड डिसीजन, ये पूछो उनसे। एक बात बताओ, पास्ट में कोई तो बैड डिसीजन होगी होगी, गलत डिसीजन होगी होगी, उसके बारे में बताओ तब क्या हुआ था, वो आपकी टीम को कैसे इंपैक्ट किया, और क्या उसका आउटकम निकल कर आया, ये बताओ। तो कुछ ना कुछ तो गलतियां कर रखी होंगी, देखना वो अपनी गलती को बताते हैं कि नहीं बताते, किस तरह से बताते हैं, तो आपको ना ये लॉन्ग रन में हेल्प करेंगी। अच्छा, आप उनसे पूछो, टेल मी अबाउट ए टाइम दैट यू हैड ए बोर्ड मेंबर गोट इनटू आर्ग्यूमेंट अबाउट कैपिटल स्पेंडिंग प्रोजेक्ट। ऐसा होता ही है ना, होता ही है। देखो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बोलता है कि सर लॉन्ग टर्म फंड अरेंज करने पड़ेंगे, अब भी कंपनी जो है बातचीत चल रही है, लेकिन बोर्ड में से एक उनका मालिक का बेटा बड़ा अग्रेसिव है, नहीं जी नहीं, हमने करना ही करना है, हमने अमेरिका में प्रोजेक्ट खोलना ही खोलना है, उसके लिए 150 करोड़ लगेगा, 50 करोड़ लगेगा, लगेगा लगेगा। अब वो आर्ग्यूमेंट में फंस गए। तो उनसे पूछो कि क्या इस तरह के आर्ग्यूमेंट में आप फंसे कभी, फंसे तो उसका क्या आउटकम निकल कर आएगा।
तो क्या था आपका एक्सपीरियंस जब कभी आर्गुमेंट हुआ कि कभी हुआ ही नहीं, या उनसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना कि हाउ यू विल डील दैट पोजीशन, ये ना 1 मिनट में आपको ले जाएगा, क्योंकि रियल में तो यही एस्पेक्ट आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। व्हाट वाज वन प्रोजेक्ट यू नेवर गोट फिनिश्ड फॉर द प्रेसिडेंट सीईओ एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? कई बार होता है ना, उनसे पूछ ले, कोई ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो कि ठीक है जी, हमने यहाँ पर एचआर का सॉफ्टवेयर सोचा था, पूरा का पूरा लगाएंगे ताकि ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाए, अटेंडेंस कैलकुलेट हो जाए, और उनके लिए टैक्सेशन के मैटर भी सारे टेकन केयर हो जाए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। ऐसी कभी सिचुएशन आई क्या? जब आप उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी कंपनी में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। यानी कि आप जब इस तरह के अब आपको क्लैरिटी हो गई। अब आपको आज के सेशन के साथ साथ ना ये क्लैरिटी पूरी तरह से होती चली जा रही है कि अकाउंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको क्लैरिटी हो रही है, पूरी तरह से क्लैरिटी हो रही है, किस लेवल पे क्लैरिटी हो रही है। देखो ये सारी की सारी चीजें ना कहाँ पर अवेलेबल हैं, ये मैंने ऑलरेडी, जब आप जाओगे ना जेएससी ऑनलाइन के ऊपर, जीएससी ऑनलाइन, अगर आपने अभी तक जीएससी ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो अवेल 7 डे फ्री ट्रायल, जीएससी ऑनलाइन डॉट इन टाइप करके अवेल 7 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे, नाम ईमेल मोबाइल कंपनी डालोगे तो आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो तो जाओ ना, लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपनी रजिस्टर्ड आईडी पे क्लिक करके जैसे ही आप इंडेक्स के अंदर जाओगे, ये चले गए आप इंडेक्स के अंदर, ये लो, आप चले गए हो इंडेक्स के अंदर। पहला पेज कौन सा है? होम का। दूसरा पेज कौन सा है? इंडेक्स का। चलो, इंडेक्स के अंदर ये मैंने आज टॉपिक डाल दिया है। जैसे ही आप इस इंडेक्स के बॉटम पे आओगे ना, तो वहां पर ये टॉपिक डला हुआ है, ये नीचे चले गए। सबसे बॉटम में क्या? फाइनेंशियल कंट्रोलर जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे इसके राइट अप पे क्लिक करोगे तो ये मे का कॉपी करने के लिए कहेगा, और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके अपने गूगल ड्राइव के ऊपर डॉक्यूमेंट होके आ जाएगा। आप इसको पढ़ लो, अपने अकाउंटेंट को दे दो, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो। अगर क्वेश्चन भी उनसे शेयर कर लोगे, आपका एग्जिस्टिंग अगर है, तो बता देना भैया ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो वो अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे। इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, जगमोहन से कोऑर्डिनेट कर लो, जैसे से बात कर लो कि कैसे वो आप जबरदस्त वाले फाइनेंशियल कंट्रोलर बनने वाले हो। कोई नया आपने हायर करना है तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे ही दिया है, दे ही दिया है। व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? डू यू थिंक the role of accountant is important? If you really think that the role of accountant is important, then please type I in the chat box, my dear friend who are live with me. Please type I. और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो अपने मन ही मन में बता दें कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, इस पे हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने इस एरिया के ऊपर अभी तक काम क्यों नहीं किया था? समय आ गया है इस एरिया पे काम करने का, पूरी तरह से समय आ चुका है, 100% समय आ चुका है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वाई टुडे सेशन, आज का सेशन इसलिए है ताकि आप कंटिन्यूसली फ्लड करते रहें अपनी लाइफ को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। और ये जो मिलेनियर और बिलेनियर लोग जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, सोचो उनकी स्ट्रेटेजी है कि नहीं, उनकी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है कि नहीं होता? यस। आपकी कंपनी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस। सीनियर अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो मैंने पेन और मार्कर के एग्जांपल से बताया। तो इसलिए जैसे ऑनलाइन के वेरियस टॉपिक्स को आप देखते रहो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, और नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। और आज आपने स्टार्ट में थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस किया, आई ट्रूली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट थे, 1 to 1 में बताऊंगा वो क्या थे। बट यू आर जस्ट अमेजिंग, यू आर जस्ट अमेजिंग द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग in 5 a.m. live, and my promise is that sharp 5 a.m. every Saturday morning you will see me. That is my commitment to each one of you. तो सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा कि can you guide if the present finance and account team mate is capable of taking up this position of the financial control? Oh yes, देखो बिल्कुल yes। और सुनील जी, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग आपके अकाउंटेंट है ना, आपने उसको ही डेवलप करके लेके जाना है नेक्स्ट लेवल पे, उसी को ही डेवलप करके लेके जाना है। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है ना, जो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है,
उसको आज का वीडियो दिखाओ, उसको जो है आप सीएफए की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के में बताओ और अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करो। वो अपने आप ही बिल्ड, डेवलप और ग्रो हो जाएगा और जेएसए ऑनलाइन पूरी तरह से उसको हेल्प करेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल हैं। यस, यस सुनील जी। Okay, thank you very much everybody for participating today. If you have any question, then please ask that, or this session is complete. How was it for you? Please reply in the chat box. आपको कैसा लगा? Or you can safely exit from this session. And thank you for participation. ठीक है, 1-to-1 करेंगे। संजय सरोज जी डाल दो। संजय सरोज जी आप जेएससी ऑनलाइन के आस्क योर क्वेश्चन के अंदर डाल दो। और अरुण जी कह रहे हैं प्लीज शेयर द डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट इंटरव्यू। ये देखो अरुण जी, ये ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए, जेएसए ऑनलाइन में आप गए, अभी मैंने दिखाया आपको, जेएसए ऑनलाइन में गए और इंडेक्स पे गए और 362 के ऊपर ये पड़ा है। जैसे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में मेगा कॉपी हो जाएगा। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और राइट, thank you Mukesh ji, thank you Sunil Uplab ji, and thank you Arun ji, thank you Sanjay Saroj ji, Nitin ji, and Krishna Mahesh. It can also create an unexpected expectation. It can also create an unexpected expectation. के महेश्वरी जी, सबसे पहले तो ना आप ये मान के चलो कि आपका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ना, आपकी कंपनी का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, उसके अंदर लिखो फाइनेंशियल कंट्रोलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपने अपनी कंपनी का, बड़ी नेचुरल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया होगा। बिल्कुल बनाया होगा। उसमें आपने अपना नाम लिखा, अपनी पोजीशन लिखी, आपको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, बिजनेस ओनर, और आपका काम है इनोवेशन, क्रिएशन और एम्पावर करना पूरी की पूरी टीम को। और यहाँ पर आपने लिखा अकाउंट्स, यहाँ पर लिखा सीएफओ और सीएफओ किया। अब ऑर्गेनाइजेशन में हमें चाहिए तो उसी लेवल का पर्सन, उसी लेवल का पर्सन चाहिए। या तो एग्जिस्टिंग डेवलप होगा या नया आएगा। एग्जिस्टिंग डेवलप हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तभी तो वैल्यूएशन और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड। यस। जगत मोहन जी, थैंक यू। Thank you Aman 198 and Satish Bhandari ji. So amazing to have you today in this session. Have a great week ahead. Bye.